हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 3 दिसंबर 2020 और 3 दिसंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते उन क्वेश्चंस को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ में आप चाहें एसएससी, रेलवे, बैंक या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फैक्ट के साथ साथ में आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ में उसकी डिटेल्स, ये सब आपको इस सेशन में पूरी तरीके से डिटेल में समझाएंगे। इसके साथ साथ में जिन साथियों को पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही वो हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग लिंक से डाउनलोड कर लेंगे और डेली की डेली पीडीएफ अपनी रिवीजन यहाँ से करते रहेंगे। तो देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न कौन सा है। फर्स्ट प्रश्न की यहाँ पे बात हो रही है, वर्षा जोशी को एनडीडीबी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। वर्षा जोशी को 1 दिसंबर 2020 से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का अंतरिम अध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है और किसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है एनडीडीबी की यहाँ पे बात हो रही है। तो एनडीडीबी आखिर यहाँ पे बात हो रही है तो कौन है यहाँ पे? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। बात समझ में आ गई, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यहाँ पे है। तो उसकी अभी हाल ही में जो अध्यक्ष नियुक्त कर दी गई है वो कौन नियुक्त की गई है? वर्षा जोशी यहाँ पे नियुक्त करी गई है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये फोटो में जो आपको दिख रही है कौन है? वर्षा जोशी। तो एनडीडीबी की अभी अंतरिम अध्यक्ष कौन किसको नियुक्त किया? वर्षा जोशी को नियुक्त किया। अब इससे जरा इसके मुख्य फैक्ट को समझ लेते हैं कि इसके मुख्य फैक्ट क्या क्या इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो 1 दिसंबर 2020 की यहाँ पे बात हो रही है। 1 दिसंबर को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और अगर इसकी बात करें तो ये दिलीप रात की जगह लेंगी। कौन किसकी? दिलीप रात की जगह लेंगी, जो इससे पहले एनडीडीबी के अंतरिम अध्यक्ष थे। इसके साथ साथ में अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो वर्षा जोशी जो हैं ये एजीएमयूटी कैडर के 1995 की आईएएस अधिकारी ये रह चुकी हैं। इसके साथ साथ में अगर इनकी और फैक्ट की बात करते हैं तो इन्होंने पशुपालन और डेयरी विभाग में संयुक्त सचिव सीडीडी के रूप में यह काम कर चुकी हैं। बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ में अब जरा इसके मुख्य फैक्ट को और समझ लेते हैं। एनडीडीबी की स्थापना की अगर बात करें तो 16 जुलाई 1965 यहाँ पे हो जाएगा। कब? 16 जुलाई 1965। और अगर एनडीडीबी की मुख्यालय की बात करेंगे तो आनंद यहाँ पे गुजरात की बात यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, बोलो सभी साथियों के यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ में आप देखो क्वेश्चन कैसे आपसे पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अभी हाल ही में एनडीडीबी की अंतरिम अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा जोशी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये किसकी जगह लेंगी? तो ये दिलीप रात की जगह यहाँ पे होंगी। इसके साथ साथ में आप लोगों ये भी पूछ सकता है एनडीडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 जुलाई 1965 हो जाएगा। और अगर ये पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ है तो आंसर क्या हो जाएगा? आनंद गुजरात इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक अभी आपको सभी क्वेश्चंस के जो आंसर था वो फैक्ट पता चल गए हों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, संदीप कटारिया बाटा के वैश्विक सीईओ नियुक्त होने वाले पहले भारतीय यहाँ पे बने हुए हैं। संदीप कटारिया को तत्काल प्रभाव से बाटा सूज संगठन का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है। यह बाटा का वैश्विक भूमिका में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं और इन्होंने एलेक्स नेसार्ड की जगह ली यहाँ पे है। इससे पहले 2017 से बाटा इंडिया के सीईओ भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा उन्हें भारत और यूरोप में यूनिलीवर, यम ब्रांड्स, वोडाफोन में 24 साल का अनुभव है। बाटा इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष की बात करें तो अश्वनी विंडलास यहाँ पे इसके अध्यक्ष हैं। तो जरा इसके मुख्य फैक्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे बात हो रही है किसकी? बाटा की। तो बाटा एक तरीके क्या है? शूज कंपनी है। ठीक है, बाटा क्या है? एक तरीके की शूज कंपनी है। और उसी के वैश्विक सीईओ जो नियुक्त किए गए पहले भारतीय, तो पहले भारतीय का नाम क्या हो जाएगा? संदीप कटारिया। क्योंकि यहाँ पे पहले वर्ड लगा है तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगामी जो भी एग्जाम आपके हैं, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की, चाहे आप स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करो, लेखपाल, यूपीएसआई, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, तो ये जो अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल आप सही जगह देख रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो ये संदीप कटारिया अभी हाल ही में किसके सीईओ बना दिए गए हैं? तो वो बना दिए बाटा सूज संगठन के यहाँ पे सीईओ का इनको बना दिया गया है। अगर ये इसकी बात करते हैं तो ये बाटा वैश्विक भूमिका में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ में अगर हम इसकी बात करें तो इन्होंने एलेक्स नेसार्ड की जगह ली है। यानी कि इससे पहले सीईओ कौन थे? तो
नेसार्ड इसकी जगह इन्होंने ली हुई। अगर इसकी और बात करें, इससे पहले हुए 2017 से बाटा के सीईओ भी ये रह चुके हैं, लेकिन अब क्या बना दिए, वैश्विक सीईओ बनाए गए यहाँ पे। पहले क्या था कि केवल जहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, लेकिन अब ये ग्लोबल के रूप में इनको सीईओ को बना दिया गया। तो ये पहले भारतीय हैं, इसलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इनके और कार्य की बात करें और इनकी उपलब्धि की बात करें तो इन्होंने भारत और यूनिलीवर में यम ब्रांड्स वोडाफोन के 24 साल का अनुभव इनको काम का है। अगर इसकी और बात करते हैं तो बाटा इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका आंसर, अश्विनी विंडलास यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। आई थिंक अब सभी क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो जो साथी बिल्कुल चैनल पर नए हैं वो चैनल को सबसे पहले नंबर सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को डेली की अपडेट यहाँ से मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे ऊपर यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे जरा बात कर लेते हैं, 423 के पार्टिकुलेट मैटर पीएम रेटिंग के साथ यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI द्वारा जारी वायु प्रदूषण के आंकड़ों के अनुसार लाहौर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर यहाँ पे माना गया है। इंडेक्स में दूसरा स्थान 229 पीएम के साथ नई दिल्ली, उसके बाद 178 पीएम के साथ काठमांडू नेपाल यहाँ पे है। इसके साथ साथ अगर हम इसकी और बात करते हैं तो AQI ये अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी है, EPA द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें ओजोन, PM25, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 जैसे 5 प्रमुख प्रदूषकों के आधार पर हवा की गुणवत्ता को दिखाते हैं। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, जरा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है किसकी, यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है यूएस एयर क्वालिटी यहाँ पे है, ठीक है, कौन सा, अगर इसके पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, यूएस एयर क्वालिटी। यूएस एयर क्वालिटी की यहाँ पे बात हो रही है, तो सबसे प्रदूषित शहर की अगर बात करें तो वो कौन आपका है, लाहौर है। ठीक है, और लाहौर तो आपको लोगों को पता ही है कि कहाँ पे, क्योंकि ये पूरे दुनिया की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे लाहौर कहाँ, पाकिस्तान में है। तो ऐसे क्या होगा कि इसमें जो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में तो वो कौन आ गया है, तो वो है कौन, लाहौर यहाँ पे। ठीक है, कई सारे जो इंडेक्स होते हैं वो इनको इन चीज़ों को बताते हैं, लेकिन यहाँ पे यूएस इंडेक्स की बात हो रही है, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही है, तो सबसे प्रदूषित शहर की अगर बात होगी तो आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर होगा। यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि सेकंड नंबर पे किसने अपना कब्जा जमाया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता ही होगा कि वो है नई दिल्ली। और अगर थर्ड नंबर की बात करें तो वो काठमांडू नेपाल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पहले नंबर पर यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे पहले प्रदूषित शहर में कौन है, लाहौर है, और सेकंड नंबर पर नई दिल्ली है, थर्ड नंबर पर कौन, काठमांडू नेपाल है। यहाँ पे अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI, इसका जरा फुल फॉर्म समझ लेते हैं, जिन साथियों को नहीं पता है लिख लेंगे साथ में, एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका क्या है, पूरा नाम है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी है, वो इसको क्या कराती है, जारी कराती है, जिसमें क्या होता है कि ओजोन हो गया, ओजोन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे है। 5 प्रमुख प्रदूषकों के आधार पर हवा को वहां पे गुणवत्ता को जांचा जाता है। बात समझ में आ गई ना। अब देखो जरा यहाँ पे फैक्ट को समझ लेते हैं कि 0 से 5 तक होगा तो गुड होगा यहाँ पे, ठीक है, और अगर 51 से इसके बीच तो मॉडरेट होगा। लेकिन आपने देखा 201 से कितना होगा, 201 से 300 के बीच में है, तभी आपका क्या है, यहाँ पे नई दिल्ली यहाँ पे है, वेरी अनहेल्थी के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये एक तरीके का इंडेक्स होता है, इसके आधार पे क्या होता है, आपकी हवा की गुणवत्ता की जांच यहाँ पे होती है। तो सबसे टॉप नंबर पे कौन है, सबसे प्रदूषित शहर में लाहौर है, सेकंड नंबर पे कौन, नई दिल्ली है, थर्ड नंबर पे कौन, काठमांडू है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोलियम लॉन्च यहाँ पे हुआ है। अब जरा थोड़ा पहले इसको डिटेल को समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे यहाँ बात हो रही है किसकी, 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल की यहाँ पे बात हो रही है, जो अभी आपका हाल ही में लॉन्च किया गया। तो वो लॉन्च कहाँ किया गया है, भारत का स्वदेशी रूप से भारत में ये लॉन्च कर दिया गया है। तो जिन साथियों को कई साथियों को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि आखिर ये 100 ऑक्टेन क्या होता है, तो जिन साथियों ने केमिस्ट्री इंटर में पढ़ी होगी या आपने केमिस्ट्री किसी भी तरीके से पढ़ी होगी, तो वहाँ क्या होगा, जब आपने पेट्रोलियम चैप्टर को पढ़ा होगा तो वहाँ आपके ऑक्टेन नंबर होते थे, उसी के यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पे आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ में बात कर लेते हैं इसकी जरा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जो आपके कौन है, तो ये कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके करंट में आ रहा है उससे स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम प्रकार्य मंत्री कौन हो जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। भारत का पहला स्वदेशी 100 ऑक्टेन प्रीमियम यहाँ पे लॉन्च किया गया है।
ठीक है। इसके साथ साथ में अगर इसकी बात करें, इसे XP100 के रूप में जाना जाएगा। अब देखो क्या होगा कि क्वेश्चन हो सकता है आपको घुमा से पूछ ले कि XP100 किससे रिलेटेड है, तो ये पेट्रोलियम से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। यह प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल है, इसे 10 शहरों में लॉन्च किया गया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना कितने 10 शहरों में इसको लॉन्च किया गया है। अगर इसकी और बात करते हैं तो यह 100 ऑक्टेन पेट्रोलियम भारतीय तेल अनुसंधान विकास द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है। मतलब ये कैसा है कि इंडिया मेड ये बनाया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ में इसकी अगर और बात करते हैं तो इसकी उपलब्धता भारत को उन देशों को कुलीन समूह में शामिल करती है जो इंजन को उच्च गुणवत्ता को शक्ति को प्रदान करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एक तरीके क्या है, 100 ऑक्टेन जो प्रीमियम पेट्रोल है ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। तो कहां पे लॉन्च किया गया, भारत में इसका लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसको दूसरा नाम इसको और क्या नाम दिया गया है, XP100 इसका दूसरा नाम यहाँ पे दिया गया है। और ये कौन है, इनको तो आप पहचान रहे होंगे, कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, जो कौन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री यहाँ पे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पे मनाया गया है। तो वो अब जरा इसको समझ लेते हैं। विकलांग व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी कि ये डे कब मना, यानी कि आज ही ये डे मनाया जाता है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव से 47/3 द्वारा इस दिवस का वार्षिक पालन शुरू किया गया था। इसके साथ साथ में इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना है। वर्ष 2020 की थीम की अगर बात करें तो बिल्डिंग बैक बेटर टूवर्ड आ डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एक्सपेंसिव एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय जो विकलांग व्यक्तियों का जो दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर। तो विकलांग से आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस की, तो वो कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को ये मनाया जाता है। इसके साथ साथ में अगर इसकी हम बात करें तो ये 1992 में क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें 47/3 के द्वारा क्या हुआ था कि इसमें 3 दिसंबर को इस वार्षिक रूप से इसका पालन किया जाता है। अब इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। भाई अगर कोई डे, जितने भी डे हैं अगर ये आपके मनाए जा रहे हैं तो उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य की बात करें तो इसमें क्या होगा, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों, यानी क्या क्या उनके अधिकार हैं और क्या क्या उनके कल्याण करने के लिए उनको बढ़ावा देना है। ठीक है, क्या क्या उनको सुविधाएं देनी है, इन सभी को क्या कैसे मुहैया कराना, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस यहाँ पे की गई है। किस पे, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे, यानी कि वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया गया। कब मनाया गया, 3 दिसंबर। और हर एग्जाम में आप ये समझ के चलिए कि आपके जितने भी डे हैं ये कोई ना कोई एक दिवस आपसे 1-2 जरूर पूछ लिए जाते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है उसकी इस वर्ष की थीम क्या है। जब डे ये मनाया गया तो हर वर्ष की थीम एक अलग होती है, हर वर्ष की एक उद्देश्य अलग होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सभी साथी इसको नोट भी कर लेंगे कि यहाँ पे बात हो रही किसकी थीम की, बिल्डिंग बैक बेटर टूवर्ड आ डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एक्सपेंसिव एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। यहाँ पे कोविड-19 की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया गया अभी हाल ही में, तो 3 दिसंबर को ये हर साल मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, वेस्ट बंगाल सरकार ने द्वारे सरकार अभियान यहाँ पे लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में द्वारे सरकार जो अभियान है ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल यहाँ पे हो जाएगा। और अगर यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात हो रही है तो वेस्ट बंगाल की अगर हम सीएम की बात करते हैं तो कौन है वो, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, इसके साथ साथ में समझ लेते हैं कौन है, ममता बनर्जी यहाँ पे कौन है कि यहाँ के सीएम है यहाँ पे। ठीक, इसके साथ साथ में इसकी और फैक्ट को समझ लेते हैं हम। पश्चिम बंगाल के अपना व्यापक प्रचार अभियान के द्वारा द्वारे सरकार, यानी कि दरवाजे पर सरकार, बात समझ में आ रही ना, क्योंकि अभी देखो अब क्या है, वहां पे चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो इसीलिए क्या है वहाँ पे कई सारी योजनाएं अभी हाल ही में लॉन्च की जा रही हैं। तो अब अपना 5 साल का जो भी आपने काम किया है, तो इसीलिए क्या है, सरकार ने दरवाजे पर सरकार की एक योजना का यहाँ पे लॉन्च किया है। अगर इसकी और फैक्ट की बात कर लेते हैं तो ये अभियान सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया जाता है कि 11 राज्य संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और कार्यक्रमों को संबंधित शिकायतों को भी यहाँ पे सुन सके। यानी कि जो भी 5 साल में काम हुए हैं, आप वहाँ पे सरकार, आपके पास सरकार के जो लोग हैं वो आएंगे, आपसे पूछेंगे कि सरकार ने कैसा काम किया। अगर आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो वो भी अपनी बात आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और कार्यक्रम का संचालन की अगर बात करें, जर देखने दरकार आश्चर्य अपने द्वारे के नारा यहाँ पे दिया गया। तो अगर इसके नारे की बात करें
तो नारा क्या हो जाएगा, जर देखने दरकार आज आसचर अपने द्वारे सरकार। तो ये भी एक तरीके का नारा दिया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो नारा है अभी कौन से प्रदेश ने यहाँ पे नारा दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। आप बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, उत्तराखंड में छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज बना दिया गया है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अभी हाल ही में छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब इसके मुख्य फैक्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या होता है कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जब तक आपने पूरी डिटेल में नहीं पढ़ा तो आप क्वेश्चन को वहां पे एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे मुख्य फैक्ट क्या है। उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग के द्वारा काला डूंडी नैनीताल राजमार्ग पर राज्य का पहला इको ब्रिज यहाँ पे बनाया गया है। तो अगर आपसे देखो डीपली में क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे उस जगह का नाम पूछ लेगा। अगर स्टेट पूछेगा तो उत्तराखंड पूछेगा, लेकिन अगर जगह की बात करें तो वो कहां पे बनाया गया है, रामनगर वन प्रभाग के यहाँ पे काला डूंगी नैनीताल के राजमार्ग पे ये बनाया गया है। इसके साथ साथ में अगर इसकी मुख्य फैक्ट की और बात करते हैं तो यह सड़क पार करते समय सरीसृप और छोटे जानवरों को वाहन दुर्घटनाओं से बचाने के लिए एक प्रयास यहाँ पे किया गया है। जिससे क्या होगा, इसके साथ में पुल के निर्माण में किसी भी सीमेंट या लोहे का उपयोग नहीं किया गया है और यह बांस, रस्सी, घास जैसी पर्यावरण को यहाँ पे होता है। तो ये देखो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो बना हुआ है ये एक तरीके का पुल बना दिया गया। किस तरीके का, जिससे क्या होगा कि जब जानवर जो होते हैं बीच रास्ते से निकलते हैं, रोड से निकलते हैं, तो उनकी वाहन की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो वहां पे उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है, इको ब्रिज यहाँ पे बना दिया है। तो वो क्या होगा, पेड़ के द्वारा पेड़ पे ही ब्रिज बना होगा, उससे क्या होगा, जानवरों की जो मृत्यु होगी वो नहीं होगी। तो ये पहला इको ब्रिज बनाया गया। तो कहां पे बनाया गया है, उत्तराखंड में बनाया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला इको ब्रिज अभी हाल ही में कहां बनाया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, और इसकी मुख्य फैक्ट और इसमें क्या रखना है, इसमें किसी भी सीमेंट या लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, किसी भी सीमेंट या लोहे का उपयोग यहाँ पे नहीं किया गया। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये बांस, रस्सी और घास जैसी पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं से बनाया गया, यानी कि जिसमें उन जो भी जानवर हैं उनको उसमें क्या कंफर्टेबल महसूस होता है, तो उन्हीं की चीजों को लेकर बना दिया गया। तो पहला इको ब्रिज अभी हाल ही में कहां पे बनाया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान यहाँ पे आया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले अभी 8-10 दिन की अगर बात करें तो आरान नाम का एक तूफान था, वो आया था। वो तो कहाँ पे आया था, पांडिचेरी में आया था। मैंने आपको क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो इस तरीके के जो तूफान आते हैं उनके जो नाम होते हैं वो आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपसे नाम पूछ लेगा और ये पूछेगा कौन से स्टेट में ये तूफान आया था। तो जरा इसकी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बंगाल की बात हो रही है, बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान यहाँ पे आया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो तूफान का नाम क्या है, तो नाम क्या रखा गया उसका, बुरेवी उसका नाम रखा गया है। ठीक है, और यह नाम मालदीव ने दिया है। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि बुरेवी जो नाम दिया गया है ये मालदीव ने दिया है। तो ये अभी हाल ही में कहां पे आया है, तो बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में ये चक्रवाती तूफान यहाँ पे आया हुआ है। यहां तक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। दक्षिण पूर्व में और बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी सटे गहरे अवसाद में एक चक्रवाती तूफान का रूप यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर इसकी हम बात करें तो यह 4 दिसंबर 2020 को सुबह सुबह दक्षिणी तमिलनाडु में पवन और कन्याकुमारी के बीच यानी कि तटों को ये पार करेगा। यानी कि कल की अगर बात करें तो कल ये क्या करेगा, तटों से टकराएगा। और कहां, तो तमिलनाडु में पवन और कन्याकुमारी के बीच के तटों को क्या करेगा, ये टकराएगा, यानी तटों से क्या होगा, वहां तक पहुंचेगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसका नाम क्या दे दिया गया है, बुरेवी इसका नाम यहाँ पे दे दिया गया है। तो आपसे इस तरीके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आप लोगों को उसका जो चक्रवाती तूफान है, अम्फान जैसे हुआ, उड़ीसा में आया था। ठीक है, तो इस तरीके जो आपके पूछे जाते हैं उनको आप लोगों को इस तरीके से याद रखना कि कौन से स्टेट में आया था और इसका नाम का यहाँ पे रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि ए.आर. रहमान वाफ्टा ब्रेकथ्रू पहल के लिए भारत के राजदूत यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि वाफ्टा ब्रेकथ्रू है, इस पहल के लिए भारत के राजदूत किसको नियुक्त किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए.आर. रहमान इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में वाफ्टा ब्रेकथ्रू
पहल के लिए भारत के राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? AR रहमान इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके मुख्य फैक्ट को जरा समझ लेते हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि ऑस्कर विजेता और दिग्गज भारतीय संगीतकार कौन है? वो AR रहमान है, क्योंकि ये ऑस्कर विजेता भी रह चुके हैं। तो भारत में बाफ्टा व्यक्तित्व पहल का राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अब जरा इसको और फैक्ट को समझ लेते हैं। इसके तहत बाफ्टा भारत में फिल्म, खेल, टेलीविजन काम में कांड करने वाली 5 असाधारण प्रतिभाओं को पहचान करेगा और उनका समर्थन भी करेगा। यानी कि अगर बाफ्टा की यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे 5 प्रतिभाओं को यहाँ पे दिखाया जाता है। किसको? 5 प्रतिभाओं। जैसे आपका क्या हो गया कि फिल्म हो गया, खेल हो गया, टेलीविजन में काम करने वाले 5 असाधारण प्रतिभाओं को यहाँ पे क्या किया जाता है? पहचान की जाती है और उनका समर्थन भी किया जाता है। अगर यहाँ पे हम बात करें, बाफ्टा व्यक्तित्व जो पहल है ये UK और चीन, भारत और अमेरिका में नई प्रतिभाओं का समर्थन करने के लिए अकादमी साल भर के कार्यक्रम का हिस्सा है और उन्हें विशिष्ट करियर विकास की सलाह करने का अवसर प्रदान करता है। तो आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा कि बाफ्टा व्यक्तित्व के पहल के लिए भारत के जो राजदूत हैं वो कौन नियुक्त किए? AR रहमान यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कितनी प्रतिभाओं को जांचता है, तो 5 प्रतिभाओं को क्या करता है? जांचने का काम करता है और उनका समर्थन करता है। और अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए तो ये कहाँ कहाँ पे होता है, तो UK हो गया, चीन हो गया, भारत और अमेरिका में नई प्रतिभाओं को क्या करता है? ये उनको पहचानता, पहचानने के बाद उनको समर्थन करता है। इसके साथ साथ में इनको तो पहचान ही गए होंगे, फोटो में जो आपको दिख रहे हैं ये कौन है? AR रहमान। ठीक है, तो ये ऑस्कर विजेता भी रहे हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आपने स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी देखी होगी, उसमें जो उन्होंने सॉन्ग गाया था तो उसी समय इनको क्या हुआ था? ऑस्कर विजेता के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, और ऑस्कर विजेता भी ये रहे हुए हैं। तो आई थिंक सभी साथियों को पूरा जो कॉन्सेप्ट के साथ में जो क्वेश्चन था वो सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ में जो साथी बिल्कुल चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो साथी सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। इसके साथ साथ में आप लोग लाइक भी करेंगे, लाइक करने के बाद में सेशन को शेयर भी करेंगे। शेयर आपके जो भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे आप शेयर करेंगे। इसके साथ साथ में आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आज का सेशन आप लोगों को क्या आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, या अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके पॉइंट है वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसके साथ साथ में आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप हमें क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों की डेली की डेली करंट से रिलेटेड या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है यहाँ पे आपकी पोस्ट कर दी जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ में जिन साथियों को PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो साथी क्या करेंगे कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पाठशाला विद गौरव, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके आप लोग क्या कर सकते हैं? जो डेली PDF है ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से सभी साथी जाके आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ साथ थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि आप लोगों के लिए जो 25 दिन का जो टारगेट रखा गया है, क्योंकि 28 दिसंबर से आप लोगों के एग्जाम है, तो उसके लिए पूरी प्लेलिस्ट रीजनिंग की बनी हुई है। वहां से आप लोग जाइएगा और पूरी रीजनिंग की जो भी प्लेलिस्ट है वहां से आप लोग एक एक क्लास को बहुत ध्यान से समझ के आप उसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो और क्लासें तो आपकी सभी क्लासें चल ही रही हैं, इसके साथ साथ में जो क्लासें नहीं चल रही वो भी क्लासें आपको जल्दी स्टार्ट की जाएंगी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।